चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ राजेश पालवी और गाबा सर पिछले शो से कंटिन्यू करेंगे। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे। मार्केट आउटलुक पर एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल से बात होगी और मंगलवार है इसलिए मार्केट टेक्निकल्स पर केडियोनॉमिक्स से पांडु सुशील केडिया से चर्चा होगी। साथ ही जेपी मॉर्गन पर रिलायंस की का व्यू जो है उस पर बातचीत होगी। लेकिन एक नज़र मार्केट पर एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं हम 26,000 हिट करने की और बैंक निफ्टी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और एक दो स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं फिर फटाफट ट्रेड्स की तरफ बढ़ेंगे। अशोक लेलैंड डे हाई पर, आदित्य बिरला कैपिटल डे हाई पर, शानदार मूव इन दोनों स्टॉक्स में। लुपिन डे हाई पर, इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा में मूव आना शुरू हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा अच्छा चला। NHPC, फिनिक्स मिल्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं। वीरू जी हाँ, ये तक थी बाजार की अब तक की समरी और पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात करते हैं। राजेश पालवी जी, प्रकाश का बस पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर हमारे साथ जुड़े हैं विकास सालुके और नीलेश जैन। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए काफी अच्छा रिबाउंड हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बैंकिंग स्पेस है वहां पर एक लीडरशिप हमें देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली फेडरल बैंक जो एक लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, नए रिकॉर्ड हाई यहाँ पर लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है वो और कंटिन्यू होना चाहिए। 256 और 260 ये दो टारगेट के लिए फेडरल बैंक में हमें यहाँ से भी और भी तेजी देखने को मिल सकती है। 247 जो आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है वहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा। 256 और 260 तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो अगेन NBFC और फाइनेंशियल स्पेस पर भी फोकस है लगातार। AP कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मोमेंटम के चलते यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चलने की सलाह होगी। 346 और 350, 346 और 350 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस अगेन आज के दिन के लोवेस्ट लेवल लगभग 332 का रखना होगा। ओके, आदित्य बिरला कैपिटल, ये आपकी कॉल है। चलते हैं अब विकास जी के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो दोनों भी मेरे बाय साइड में रहेंगे। पहले तो रिलायंस इंडस्ट्री मुझे स्ट्रांग लग रहा है करंट रेट पे। 1550 के ऊपर अच्छा यहाँ पे सेटअप बनते हुए देखने मिल रहा है। 1520 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1610 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते। तो रिलायंस इंडस्ट्री मुझे स्ट्रांग लग रहा है। दूसरा कॉल रहेगा इटर्नल में जिस हिसाब से पहले हाफ एन आवर में जो मोमेंटम देखने मिला है वो वापस 304 के ऊपर ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 320 के टारगेट के लिए यहाँ पे इटर्नल को बाय किया जा सकता है। नीचे में 299 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी देखने मिल रहा है। तो 299 के स्टॉप लॉस से इटर्नल को बाय करना है 320 के टारगेट के लिए। ओके, इटर्नल फाइनली इस पे रिवर्सल आता हुआ और इसको कैप्चर करते हुए विकास जी। राजेश पालवी जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक पसंद आ रहा है टाइटन। टाइटन में देखें तो एक अच्छा अप मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी और जिस तरीके से अब 3900 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है फ्यूचर दिसंबर फ्यूचर में वो होना चाहिए करीब 4020 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3865 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है फार्मा से और उसमें हमें लगता है ग्लेनमार्क यहाँ पे बाय किया जा सकता है। एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास से स्टॉक ने वापस एक अपना अच्छा रिकवरी यहाँ पे डिस्प्ले किया है। वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 5 से 6 वीक में स्टॉक ने करीब 1810 से 1820 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनाया है और हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी आज देखने को मिल रही है स्टॉक में एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। 1895 का ब्रेकआउट अगर होता है दिसंबर सीरीज फ्यूचर में तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1930 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ग्लेनमार्क फार्मा फ्यूचर बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 1860 के आसपास। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा ये होगी एक ट्रेड। गाबा सर, आपकी दो ट्रेड इस समय की। गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम रहेगा औरोबिंदो फार्मा। औरो में आज फार्मा में थोड़ी हरकत नजर आती है। 1209 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1200 रुपीज का स्टॉप लगाए 9 रुपए का। मेरे ख्याल से 1230 पॉसिबल है औरोबिंदो फार्मा में। दूसरा मुझे इस वक्त वो है LTF 296 के आसपास ट्रेड करता है और बहुत ही टाइट स्टॉप, ज्यादा नहीं, 294 का, सिर्फ 2 रुपए का। टारगेट 303 पॉसिबल है LTF। ओके, LTF। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर
आलोक अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि वो मार्केट पर अब क्या नज़र रख रहे हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग। ये इस समय मार्केट के पास अब ट्रिगर्स को लेकर अर्निंग सीजन भी खत्म हो गया, बिहार इलेक्शन भी खत्म हुआ, अब नेक्स्ट ट्रिगर्स क्या हैं? क्या रेट कट की उम्मीद होगी अब दिसंबर में? क्या इसको एक ट्रिगर माना जाए? ट्रेड डील पर तो अब तक कोई फैसला आया नहीं है। आप बताइए यहाँ पर इन लेवल्स पर मार्केट का मेन ट्रिगर क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। जैसा आपने कहा, मेन ट्रिगर्स काफी हद तक जो डोमेस्टिक थे वो आ भी चुके। अर्निंग सीजन खत्म हुई और अर्निंग सीजन एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर भी थी। सितंबर क्वार्टर तक के रिजल्ट्स में अगर BSE 500 के अर्निंग्स 15-16% के ग्रोथ दिखाते हैं, जबकि सितंबर के बाद में GST कट्स के भी इम्पैक्ट आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे रिजल्ट्स के लिए, तो एग्जिट काफी अच्छा है। सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर का अर्निंग्स ग्रोथ के मामले में भी काफी अच्छा लग रहा है। बिहार के इलेक्शंस में भी रिजल्ट में कोई इस तरह से नेगेटिव आउटपुट नहीं था। रिजल्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पॉजिटिव था। ऑफ कोर्स ट्रेड डील की अपेक्षा सभी कर रहे हैं, सभी वेट कर रहे हैं उस चीज की कि इतने कम रेट में ट्रेड डील हो सके ताकि ओवरऑल पिक्चर भी सुधरे, हमारे ट्रेड डेफिसिट्स भी सुधरे, हमारे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन भी बेटर रहे। और लास्ट एक साल में इंडियन मार्केट्स ने काफी जोर से अंडर परफॉर्म भी किया है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी इंप्रूव हो गए हैं। क्वेश्चन काफी हद तक व्हेन का हो गया है देन इफ, कि ये कब रिकवरी दिखाई देने लगे। हमारा मानना है दैट ये पोजीशंस काफी अट्रैक्टिव है मार्केट्स के लिए। जो ग्रोथ सेगमेंट्स हैं स्पेशली उनमें काफी बेटर आउटलुक नजर आता है एंड दैट्स व्हाई पोजीशन तो काफी बेटर है। एंड मेरे ख्याल से ट्रिगर होगा जब इंडिया US की ट्रेड डील अनाउंस हो जाए। ओके, चलिए। तो आलोक, इस समय आपका पॉजिटिव व्यू कहाँ पर है? कौन से सेक्टर्स पर आप इस समय सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? तो अनुज, अगर हम देखें तो जो सेक्टर्स जहां पे नॉमिनल GDP से कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज पॉइंट्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जा सके स्ट्रक्चरल बेसिस पे एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू इयर्स पे, उन सेगमेंट्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो फाइनेंशियल्स में कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, राइट फ्रॉम एक्सचेंजेस से लेके ब्रोकिंग हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट हो, चाहे वेंडर सर्विसेज हो, उन सेगमेंट्स में कंज्यूमर टेक में जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस हैं उनमें ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। उनमें से कुछ कंपनियां ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग हो भी चुकी है। उसके साथ साथ में अगर हम लोग फाइनेंशियल्स के लेंडिंग स्पेस में भी देखें तो PSU बैंक्स और स्मॉल प्राइवेट बैंक्स ने भी काफी हद तक अपने ग्रोथ रेट्स को भी इंप्रूव किया है और अपने बैलेंस शीट को भी इंप्रूव किया है। सो ये सेगमेंट्स हैं जहां पे ग्रोथ दिख रही है। इंडस्ट्रियल्स और मैन्युफैक्चरिंग जहां पे गवर्नमेंट का फोकस रहा है और इस साल के उनके कैपेक्स अपने बजट के हिसाब से एकदम उसके हिसाब से ही चल रही है। फर्स्ट 6 मंथ्स में उन्होंने 52% ऑफ द बजट स्पेंड भी किया है। सो कैपेक्स में भी काफी व्यू पॉजिटिव है। विद इन कैपेक्स जो इंडस्ट्रियल स्पेस है उसमें डिफेंस एंड पावर के जो वैल्यू चेन है वहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। ओके, तो ये बैंक्स पे भी आपका एक टेक हो गया। ये एक शब्द जो पिछले 10 दिन से पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को परेशान कर रहा है लोग जी, दैट्स AI बबल, है ना। और US मार्केट की पिछले 10 दिन की आप वोलेटिलिटी को देखिए। आप फाइनली IT पे किस करवट बैठे हुए हैं? कंस्ट्रक्टिव यानी लॉन्ग, या फिर अभी भी अवॉइड है आप? इंडियन IT और AI में तो काफी डिफरेंस है। जहां ग्लोबली AI में बबल की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, काफी कुछ कहा और लिखा जा रहा है उसके बारे में, लेकिन इंडियन IT तो एक IT सर्विसेज ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है। तो वहां पे उनको इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिवली नहीं होता AI का। AI एडॉप्शन से उनकी ग्रोथ रेट्स और उनके मार्जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि हमने देखा भी कि इनके हायरिंग ट्रेंड्स और किस तरह के रहे हैं लार्ज कंपनीज के, उससे भी काफी हद तक क्लियर होता है। तो IT सेक्टर में भले ही थोड़ी बाउंस बैक दिखाई दे रही है अभी रिसेंट टाइम्स में, लेकिन ग्रोथ की विजिबिलिटी ना होने के कारण एटलीस्ट लार्ज कैप IT पे तो व्यू पॉजिटिव नहीं है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड मिड कैप IT कंपनीज हैं जिनके आउटलुक और ग्रोथ विजिबिलिटी काफी बेटर है, तो वहां सिलेक्टिवली पॉजिटिव है, बट सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, इस बीच निफ्टी जो है वो एक्सपायरी डे में वाकई अब 26,000 के क्लस्टर को रीगेन करता हुआ निफ्टी एट डे हाई 26,006 पे। अच्छा आलोक जी, मेटल्स पे क्या व्यू रखते हैं आप? मेटल्स में हमें अच्छा खासा डिप मिला है, बोथ इन फेरस एंड नॉट फेरस, और टेक्निकली कुछ लेवल्स बीच हुए थे, लेकिन आप उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप मेटल्स में इंटरेस्टेड हैं क्या इस वक्त लॉन्ग साइड पे, और इस डिप को कैसे कंसिडर कर रहे हैं आप? ये मेटल्स पे व्यू काफी पॉजिटिव है, बोथ प्रेशियस मेटल्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल मेटल्स।
और इंडस्ट्रियल मेटल्स में स्पेशली अगर इसको कुछ चुनिंदा मेटल्स के थ्रू देखें जैसे कि एल्यूमिनियम है, उन सब सेगमेंट में मोर देन 60% जो मार्केट का सप्लाई है और डिमांड है वो काफ़ी हद तक चाइना कंट्रोल करती है। चाइना ने अपने ओवरऑल प्रोडक्शन पे लिमिट कर रखा है कि टोटल 45 मिलियन टन से ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे और वो लिमिट हिट हो चुकी है। तो 60% सप्लायर जो वर्ल्ड का है वो अपनी लिमिट्स को बढ़ाना नहीं चाह रहे। ओवरऑल ग्रोथ इंप्रूव हो रही है ग्लोबली। मैन्युफैक्चरिंग हर कंट्री में थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कुछ हद तक तो कम हुआ है, क्योंकि ऑफ टैरिफ्स की वजह से मान लीजिए या प्रोटेक्शनिज्म की वजह से मान लीजिए। तो ओवरऑल डिमांड थोड़ी बढ़ रही है और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना की तरफ से सप्लाई इंक्रीमेंटल बहुत ज़्यादा नहीं है। और साथ साथ में जो यूरोपियन कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके वहाँ पे गैस एंड एनर्जी प्राइसेस हाई होने की वजह से उनके वहाँ पे भी सप्लाई थोड़ी कॉन्स्टेंट है। तो काफ़ी अरसे के बाद एल्यूमिनियम जिंक जैसे मार्केट्स भी जो कि हमेशा सरप्लस में रहते थे उनमें काफ़ी हद तक इन्वेंट्री ड्रॉडाउन देखे गए। ये काफ़ी हद तक स्ट्रक्चरल लगता है। सो मेटल्स में नॉन फेरस मेटल्स पे व्यू ज़्यादा पॉजिटिव है और विद इन द प्रेशियस मेटल्स डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर तो एक मॉनेटरी डिबेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी हेज है। ओके, तो चलिए ये इस समय आपके लिए व्यू मेटल्स पर। ऑटो स्पेस में काफ़ी शानदार मूव देखे हमने, खासतौर से जीएसटी कट के डायरेक्ट बेनिफिशियरी जैसे हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड ऑल टाइम हाई पर दोनों स्टॉक्स इस समय। ऑटोज़ में आपका क्या व्यू है इस समय और आपकी प्रेफर्ड पॉकेट्स, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ पर क्या होंगी? ऑटो सेक्टर जैसे कि आपने कहा अनुज काफी बड़ा बेनिफिशियरी है ऑफ जीएसटी रेट कट्स। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के अंदर काफी स्वीट स्पॉट में आता है जहाँ पे टिकट साइजेस इस लेवल पे है जहाँ पे टैक्स कट्स का इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिला। इनिशियली एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रही, स्टॉक्स कुछ ऊपर भी गए इनिशियली आफ्टर अनाउंसमेंट और फिर कुछ करेक्ट भी हुए। उनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी बेटर पोजीशनड है जिनकी एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू लॉन्चेस काफी अच्छी हो, जैसे कि कुछ कंपनीज हो जिनकी ईवी न्यू लॉन्चेस काफी अच्छी है और ट्रैक्टर्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो जो सेगमेंट्स में कंपनियां मल्टीपल सेगमेंट्स में हो और उनकी ग्रोथ बेटर हो तो मैन्युफैक्चरिंग में वो बेटर कर रहे हैं। वो टू व्हीलर्स में भी सेम चीज देखने को मिल रही है हमें और वही चीज हमें फोर व्हीलर्स में देखने को मिल रही है। और कुछ वेंडर कंपनीज हैं जिनको इस बात से खास फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सी ओईएम के सेल ज्यादा बढ़े, उनका जो कंट्रीब्यूशन पर कार है वो काफी हद तक बढ़ रहा है। तो उन सेगमेंट्स में काफी व्यू पॉजिटिव है। ऑटो हमारे हिसाब से एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है ऑफ जीएसटी का एंड इस पे हमारा व्यू स्टांस पॉजिटिव है। ओके, ऑटो पे बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू यहाँ पे आपका। अच्छा, ये आलोक जी, न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी में इस बार थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। आई मीन बोथ एटर्नल पोस्ट नंबर्स, डिलीवरी क्रैक हुआ, नाइका स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स। न्यू एज स्टॉक्स में स्पेस नजर आ रहा है आपको इस वक्त कुछ बाइंग का? हाँ जी बिल्कुल, न्यू एज और कंज्यूमर टेक इसको जैसे हम कहें, इनमें से काफी कंपनीज कुछ ऐसी हो गई हैं जो ऑलमोस्ट उनके एप्स एक मस्ट हैव हो गए हैं फोन्स पे। उन्होंने कंज्यूमर के लिए फर्स्ट गो एरिया हो चुका है एंड काफी हद तक उन्होंने प्रॉफिट्स भी टर्न अराउंड दिखाया है। कहाँ उनमें से कुछ कंपनियां कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ उनमें से चुनिंदा टॉप 3-4 कंपनीज में कुछ कंपटीशन भी है, वो टाइम टू टाइम अपने डिलीवरी चार्जेस या हैंडलिंग चार्जेस कम भी कर देते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है। ये शॉर्ट टर्म, नियर टर्म, मीडियम टर्म वॉलिटिलिटी है ऐसे सेगमेंट में जिसकी लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म बार्गेनिंग पावर उस पूरे वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चरर से लेकर जो ब्रांड ओनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर के बीच में जो काफी हद तक बार्गेनिंग पावर रखते हैं वो काफी हद तक ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर टेक कंपनीज रखते हैं। तो इनमें व्यू पॉजिटिव है। ये जो करेक्शंस हैं हमारे हिसाब से ये बाय ऑन डिप्स एंड करेक्शंस अपॉर्चुनिटी है ऐड करने के लिए। ब्यूटी सेगमेंट में भी जो कंज्यूमर टेक कंपनीज हैं उन्होंने काफी हद तक अपनी प्रॉफिट बेटर दिखाई है। लास्ट 2-3 लगातार क्वार्टर से उनके नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन वहाँ काफी हद तक हो चुका है एंड कंज्यूमर टेक स्पेस काफी पॉजिटिव है, स्पेशली अगर वहाँ पे लीडिंग कंपनी हो जो ऑलरेडी बेटर कर रही हो और ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग हो। ओके, चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। मार्केट में इस समय एक ब्रेकआउट की सेंस आ रही है। निफ्टी 26,000 के ऊपर, बैंक निफ्टी देखिए आप 59,000 के ऊपर, और दोनों ने बाय जोन को रिस्पेक्ट करा अब तक, निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने। और ब्रेथ भी शानदार हुई है, मार्केट ब्रेथ, और मिड कैप भी ग्रीन में। हमारे साथ केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उन्हें अब बाजार कैसा लग रहा है। और सुशील जी, गुड मॉर्निंग।
वेडिंग वेडिंग सीजन आ रहा है, तो विरेदी वेडिंग या विरेदी शादी के लिए हो जाए तैयार अब। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा? नहीं, ऐसे हर रोज वीरेदी वेडिंग नहीं होगी, एक दिन ही होगी। और वो जब हम 27,800 पे पहुंचेंगे उस दिन मानेंगे वेडिंग हो गई। एक बार फिलहाल जो बाजार माइनर करेक्टिव मोड में है, इंडाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिसेस की, तो हो सकता है 25,750 25,800 तक निफ्टी डिप ले ले शायद। ये फेड को लेके जो लोग मतलब लंगर सा बंध जाता है जब फेड की मीटिंग आती है। टेकन फॉर ग्रांटेड इंटरेस्ट रेट कट तो होगा ही। यूएस यील्ड्स 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर सारे के सारे ऊपर जाने की चार्ट पैटर्न्स बन चुकी है। फेड लगातार डिसअपॉइंट करेगा, इस थीसिस से हम काम कर रहे हैं। तो अराउंड द फेड इवेंट एक छोटा सा और सॉफ्ट पैच बाकी है करेक्शन का। ग्लोबल मार्केट्स की करेक्शन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा अग्रेसिव हो सकती है अगले 4-5-7 दिन। अब उसको लोग जस्टिफाई कर देंगे फेड ने डिसअपॉइंट किया या हॉकिश बोल गया। कॉस्पी, निकी, डैक्स, फुटसी, S&P, नैस्डैक सबकी चार्ट टूट चुकी है। तो थोड़ा सा और वहां पे 3-4-5% तक का करेक्शन बाकी है। इंडिया 1-1.5% ही करे इंडिसेस पे, और उसके बाद हमारी तेजी शुरू हो। इसमें एक एडिशन करना है अनुज। जो रिसेंट ट्रेडिंग टॉप्स बने हैं यूएस इंडिसेस में, मेरे को लगता है 3-4% के और फर्दर करेक्शन के बाद वापस इनमें एक नया हाई आए, और एशियन मार्केट्स में नहीं आए। डैक्स में भी आ सकता है नया हाई। और निफ्टी ने चूंकि किसी का साथ नहीं दिया, निफ्टी अपनी धुन में चला जा रहा है लास्ट 1 साल में, निफ्टी भी एक नया हाई मारे, ये हमारा ग्लोबल थीसिस है। रेट्स बढ़ेंगे, डॉलर इंडेक्स विल शूट अप लाइक एनीथिंग, और ये दोनों का जस्टिफिकेशन होगा कि यूएस इकोनॉमिक डेटा अगले 3-4 महीने में एक्सेसिवली स्ट्रांग होगा बिफोर रिसेशनरी फियर्स रिटर्न। तो शॉर्ट टर्म में एक बार तुरंत के तुरंत चढ़ के अब भी निफ्टी ले ले, ऐसी चार्ट नहीं लग रही है। सेक्टर रोटेशंस बहुत स्ट्रांगली हो रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े कॉल्स अलग अलग सेक्टर्स में बड़े बाइज और बड़े सेल्स के बन रहे हैं। तो इंडेक्स का मूवमेंट बड़ा कंप्रेस्ड, सप्रेस्ड है, और बहुत बड़ी बड़ी चाल इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स में दोनों तरफ बन रही है। ओके, तो एक बात बताइए, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है? कुछ सेंस बन रही है क्या कि एक अगर एआई रिवर्सल ट्रेड प्ले आउट हो रहा है अमेरिका में, तो जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स है वहां पर पैसा है। निफ्टी आईटी 200 मूविंग एवरेज पर भी है। यहाँ पर क्या व्यू रहेगा आपका? क्षमा करेंगे, थोड़ी सी स्पष्ट बात करने की जरूरत और आदत हमें दोनों ही है। ये अगर मगर से कोई मतलब नहीं, आईटी में सीधा सीधा वन वे अप ट्रेंड बनता जा रहा है, और ट्रेंड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। तो कौन सी स्टोरी इसको जस्टिफाई करेगी, वो स्टोरी अपने आप सामने आ जाएगी। पर एआई का बबल करेक्ट होगा, वापस एनवीडिया नया हाई मार सकता है, तो उसके कारण हमारे इन्फोसिस, विप्रो के प्राइस चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक स्टॉक का अपना अपना डिमांड सप्लाई पैटर्न है, और हम एक तरफा तेजी में है आईटी में। और ज्यादातर होता है चार्ट्स पहले ही 2 महीने 3 महीने पहले से फायर अप हो जाती है। जब ट्रेंड कंफर्मेशन होता है तो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च जो है ना, बड़ी सेफ गार्ड होके चलती है, वो ह्यूमन नेचर है। तो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च विल ऑलवेज लैग प्रोप्राइटरी रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च। तो अब एक एक करके ब्रोकरेज हाउसेस के वो कंफर्मेटरी कॉल्स आने लग जाएंगे, और कंफर्ट जोन आ जाएगा, वहीं करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो हम लोग एक तरफा आईटी की तेजी में है, और एक एक करके ब्रेकआउट्स जुड़ते जा रहे हैं। कल टेक महिंद्रा में बड़ा ब्रेकआउट आ गया, विप्रो में एनी टाइम बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा। हमें साल भर के व्यू में सारे आईटी मेजर्स में ना 50% तक की ऊपर की जगह दिखती है, और छोटे वाले स्टॉक्स में तो 70-80% की जगह है। चलिए सुशील जी, एक बहुत समय हो गया कोई रॉकेट कॉल नहीं हुई, कोई एक बढ़िया सा स्टॉक जो आपका इस समय का टॉप फेवरेट स्टॉक है, ऐसा कुछ स्टॉक हो जाए। बाजार जैसे रॉकेट बनाएगा तब होगा। मेरा फेवरेट कोई नहीं है। मेरा फेवरेट है रिवॉर्ड रिस्क हाई होना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न होना चाहिए, एंट्री एग्जिट बिल्कुल डेफिनेशन का मामला होना चाहिए। तो अभी हमने 20 मिनट पहले अपने क्लाइंट्स को रैलीज पे एक अलर्ट दिया है कि रैलीज में ब्रेकआउट आ गया, और यहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है कुछ महीनों में। एक एक करके फर्टिलाइजर के स्टॉक्स चल रहे हैं। अनुज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करना जरूरी है। मेटल के स्टॉक्स में जो लास्ट 1-1.5 महीने से वार्निंग देते जा रहे हैं कि बहुत बड़ा करेक्शन बनेगा, 10% तो वो घट गए, और अब कल परसों 2 दिन में सबकी सबकी सपोर्ट लाइंस भी बुरी तरह से टूट गई है।
एक टेम्पररी रिबाउंड 10% घट चुके हैं, तो 2-3% का रिबाउंड कभी भी स्टॉप लॉस कटवाने के लिए आ सकता है। पर जिंदल स्टील एंड पावर, ये जेएसडब्ल्यू स्टील, इवन जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी आप स्टील में मत गिनो, जिंदल के नाम ले रहा हूं तो साथ में, तो 50-50% घट जाए ऐसी चार्ट इनकी हो रखी है। टाटा स्टील 100 रुपए के नीचे चला जाए, रातों रात नहीं होंगे, सब 6-8 महीने के कॉल है। हिंडाल्को में बड़ी डाउन मूव आ गई है, स्टार्ट हो चुकी है, वो ट्रेंड स्ट्रेंथन होते जा रहा है। तो सीमेंट में अगर अब करेक्शन 25% का हो गया, 20% का हो गया, 25 बढ़ेंगे। सेक्टर रोटेशंस और स्टॉक रोटेशंस की गेम है, और इंडेक्स को ठीक है देखना हमारी विवशता है। तो मेटल्स के कॉल को मैं आज एम्फेसाइज करना चाहता था कि सबकी चार्ट्स में तगड़ा ब्रेकडाउन आ गया है। अब क्या होगा, चाइना डंपिंग करेगा, ये करेगा, वो स्टोरी बाद में आएगी। कोई ना कोई दबा के बेचे जा रहा है, और जिसके कारण ये ट्रेंड सबके रिवर्स हो चुके हैं और डाउन ट्रेंड स्ट्रेंथन होने लग गए मेटल स्टॉक्स के। ये रैलीज के ट्रेड में आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, क्योंकि आपका डबल का व्यू है? अनुज, वो हमारे क्लाइंट्स की प्रिविलेज है अपने अनुसार। और देखिए क्या है ना, स्टॉप लॉस और अंडरवेयर सबको जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए, पर सबका अंडरवेयर तो सेम नहीं हो सकता ना। कोई ने 1 लाख शेयर लिया, उसका स्टॉप लॉस अलग होगा, 10,000 वाले का अलग होगा। तो ये स्टॉप लॉस हर आपके दर्शक को अपनी बर्दाश्त करने की शक्ति और अपनी पोजीशन की साइज के अनुसार चुनना पड़ेगा। ओके, चलिए, मेटल स्टॉक्स की बात हो गई, आईटी की बात हो गई, कैपिटल मार्केट से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या व्यू रहेगा अब? एमसीएक्स, बीएसई, सीडीएसएल, इन सब स्टॉक्स में? तो सीडीएसएल पे कल हमने अपने क्लाइंट से डिस्कस किया कि एक बार हम सीडीएसएल से अपना एक्सपोजर हटा लेते हैं। पैटर्न उस तरह का वर्कआउट नहीं हुआ है जिस तरह की उसमें चाल और लचक आनी चाहिए थी। एक बार विड्रॉ हो रहे हैं हम उसमें से, और विड्रॉल का मतलब देखिए, अगर पीसीआर स्क्रीन पे मेरी चार्ट दिखा सके, ये ना बहुत ही सॉफ्ट राइज आया सीडीएसएल में, संदेहास्पद हो गया है। जब तक ये 1710 के ऊपर नहीं चलेगा, हम अपनी लॉन्ग रिज्यूम नहीं करेंगे। और अगर किसी कारण से 1540 तोड़ गया, तो हम हो सकता है सीडीएसएल में शॉर्ट भी हो जाए। जो हर एक सेक्टर में हो रहा है कि सारे स्टॉक्स अलग 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 अपनी धुरी पकड़ रहे हैं, वहीं बीएसई में अभी भी बिल्कुल ऊपर का ट्रेंड बना हुआ है। क्या पता 100-150 रुपए का एक प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन आ जाए। एमसीएक्स की चार्ट पे रिवॉर्ड रिस्क रेशियो अब 1:1 का हो गया है, दोनों साइड का जुआ हो गया है। इसलिए हमने कल अपने क्लाइंट से कहा कि एमसीएक्स से आप अपना एक्सपोजर हटा लो, वो कल की कल गिर जाएगा ऐसा नहीं है। रिवॉर्ड रिस्क रेशियो इंफीरियर, और जहां पे मेरे को 4 के 5 के 7 के रिवॉर्ड रिस्क रेशियो मिल रहे, वी आर मूविंग मनी देयर। अब कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के अंदर अगर आपके ये जो एएमसी स्टॉक्स है, ये सारों का टॉप हो चुका है। तो ये मैटर ऑफ टाइम है कि कैसे बाजार की ग्रेविटी के अनुसार वो नीचे का मुंह पकड़ते हैं कि नहीं। ब्रोकरेज स्टॉक्स भी बहुत इंडिविजुअली चल रहे हैं। आईआईएफएल ने डबल टॉप बना दिया, 20% घट जाएगा, पर 20% घटने के बाद फिर वापस 70-80% बढ़ जाएगा। 5 पैसा भी चला नहीं है, वो पीछे से और ज्यादा चलेगा। एंजल ब्रोकिंग ने प्रीमेच्योर ब्रेकआउट कर दिया, क्या पता यहाँ से एक बड़ा पुशबैक दे दे। तो सारे स्टॉक्स अब वो थीम के बेसिस पर जो बाजार में आसान पैसा था 2022 में, 23 में, कुछ हद तक 24 में, अब 25 के अंदर में बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। ओके, बिल्कुल, इंडिविजुअल स्टॉक्स अपने में चल रहे हैं। अच्छा, एक फार्मा पर क्या व्यू रहेगा? फार्मा में कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक जो आपकी लिस्ट में हो? लॉरस लैब और बायोकॉन हमने अपने क्लाइंट्स को कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले शॉर्ट कराया है, और उसी की जगह पे अब हम जाइडस में हो सकता है कि एक बड़ा बाई कॉल आ जाए। जाइडस की चाल थोड़ी स्मूथ कम है, तो ये एफ&ओ में होते हुए भी हमने रिकमेंडेशन ये रखा है, डिलीवरी लेके बैठो तो 50-60% पैसा बनेगा इसमें। ये हो गए थोड़े से सेकंड टीयर फार्मा स्टॉक्स। और ये जो ग्लेनमार्क और इस तरह के स्टॉक्स के अंदर हमने चार्ट्स बड़ी ही डेंजरस सी हो रखी है, वहां हम कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, साइड रहेंगे, दोनों साइड की चाल हो रखी है। और सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में अभी भी थोड़ी थोड़ी सी नीचे की जगह है निफ्टी को, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेंगे अगले महीना। ओके, अच्छा, ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, इटर्नल जैसे स्टॉक्स, स्विगी जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? कोई चेंज नहीं है व्यू में। जिस दिन ये ऑल टाइम लो पे मिलेंगे दोबारा, चाहे 4 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे, उसके बाद ही हम इनमें कभी बाई इंस्पेक्ट करेंगे। स्विगी को छोड़ के स्विगी का वो डिस्ट्रीब्यूशन गेम हुआ ही नहीं है, वो अनटच्ड रह गया है स्टॉक। उसको छोड़ के बाकी जितने भी न्यू है, चाहे पॉलिसी बाजार है, पेटीएम है, नाइका है, इटर्नल में 25-30% करेक्शन पकड़ो,
हम इसको ऑल टाइम लो तक की तो जरूरत नहीं करेंगे, सोचने की उतनी जगह नहीं है चार्ट में। पर ये नाइका, पेटीएम मतलब डिलीवरी, ये इस तरह के स्टॉक्स जब तक न्यू लो आ जाएंगे तब तक हम टाइम टू टाइम बीच बीच में कोई रैली आएगी तो ठीक है, शॉर्ट का टेक प्रॉफिट करेंगे। पर ये क्लियर कट एक पॉकेट है जहां शॉर्ट कर करके अपने ओवरऑल एक्सपोजर को या तो आप हेज कर रहे हो या आप डाउनसाइड बीटा को भी कैप्चर करो। क्लियर है चार्ट्स बिल्कुल। ऑल राइट, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, मज़ा आया आपसे बात करके। तो ये आपके लिए कुछ टॉप आइडियाज सुशील केडिया की तरफ से। अगले मंगलवार वापस बात करेंगे। फॉर नाउ एक स्टॉक लेकर आइए ज़रा, AB कैपिटल का। आज सुबह हमारी चार्ट GPT में था ये स्टॉक और सबसे क्लीन ब्रेकआउट में से एक था। 3.25% का मूव यहाँ पर इस समय स्टॉक में। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे और इसके बाद आपके लिए श्रेया और कंचन लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।